जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमने पिछले कक्षाओं में इटली के एकीकरण की बात की थी। एक मिनट। इटली के एकीकरण की बात की थी और उसमें हम लोगों ने जोसेफ मेजनी और काउंट काबूर के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा जर्मनी में एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। और उसके अगर आगे भी बढ़ पाए तो यूनान में यानी ग्रीस में राष्ट्रीयता का कैसे उदय हुआ और उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जोसेफ मेजनी में जो एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम लोग मस्टली रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जोसेफ मेजनी, जिसे हम लोग कहते हैं इटली के एकीकरण का मसीहा, इसने 1831 में यंग इटली नामक एक संस्थान का निर्माण किया था, जिसका एक जो उद्देश्य था वह इटली प्रायद्वीप में जो विदेशी हस्तक्षेप थे, जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया, मुख्य रूप से इन सभी को यहाँ से हटाना, भगाना और एक गणराज्य स्थापित करना था। इसके बाद इसने यंग इटली के बाद जस्ट 1834 में 3 साल के बाद ही यंग यूरोप की स्थापना कर दी। ये डेट और ये जो संस्था है उन दोनों का आपको नाम याद रखना जरूरी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि पूरे यूरोप में जितने भी यूरोप के देश हैं उन सभी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करना था। ठीक है। इसके बाद मेटरनिक का भी पतन हो गया राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से और मेजनी का आगमन हुआ, लेकिन फिर से बाद में चार्ल्स एल्बर्ट का जब पराजय हो गया ऑस्ट्रिया के वजह से, तो मेजनी को पुनः वापस जाना पड़ा। तो इन्होंने इटली के एकीकरण में मुख्य कुछ जिम्मेदारियां तो नहीं निभाई थी, कुछ कर तो नहीं पाए थे, लेकिन एक विचार जरूर देकर चले गए थे कि कौन कौन से तरीके हम लोग अपनाएंगे तो इटली का एकीकरण संभव हो सकता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति का उदय हुआ, जिन्हें कहा जाता है काउंट काबूर। क्योंकि क्या कहा जाता है? काउंट काबूर, जो द्वितीय चरण में आते हैं। उस समय सार्डिनिया और पिडमोंट, यहाँ देखो ये सार्डिनिया पिडमोंट, यहाँ का जब नया शासक, इससे पहले कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट थे। चार्ल्स एल्बर्ट थे और इनके हारने के बाद ऑस्ट्रिया इनको हरा दिया और इन्हीं के हारने के बाद मेजनी को पुनः वापस भागना पड़ा था। इस चार्ल्स एल्बर्ट के बाद कौन बन गए? विक्टर इमैनुएल, जो कि एक राष्ट्रवादी शासक थे। ठीक है। और इन्होंने इटली के एकीकरण कार्य को सही ढंग से करने के लिए काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और ये दोनों के दोनों खतरनाक आदमी थे इटली के एकीकरण के परिदृश्य से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे काउंट काबूर के बारे में। आप देख सकते हैं ये है काउंट काबूर। बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यह एक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी थे। इनका यह मानना था कि इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया। अभी हम लोग मैप के सहारे भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रिया कहाँ है, कैसे मदद लेनी है, कैसे इसको हराना है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई कि इसको पहले से पता चल गया था कि कौन सा जगह है, कौन सा सबसे बड़ी बाधा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देखिए, मैप में देखिए, दिख रहा होगा आपको। काउंट काबूर को यह पता था कि अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो क्या करना होगा। ठीक है। इस जो काउंट काबूर था, ये यहाँ देखिए आप ऑस्ट्रिया देख रहे हो और ये रहा फ्रांस। आप ध्यान से देखोगे, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया या काउंट काबूर मानता था, लेकिन यह भी इसको पता था कि हम अकेले ऑस्ट्रिया को हरा नहीं सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यही थी, इसके पास उतने अभी संसाधन नहीं थे, उतने सेनाएं नहीं थी कि ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से हरा दिया जाए। तब इसका यह एक जो फ्रांस पर नजर गया, ये फ्रांस
उस समय फ्रांस पर नेपोलियन थर्ड, लुई नेपोलियन थर्ड का शासन था। अब फ्रांस भी इसका मदद क्यों करे, इटली का मदद फ्रांस क्यों करे, सवाल यहाँ पर है। कोई भी किसी का मदद क्यों करे? तो या तो ये हो सकता है कि अगर फ्रांस का काम या मदद इटली पहले से किया हो या अभी कर दे, या इसका अपना कुछ हिस्सा इसको देने के लिए राजी हो जाए, तभी तो कोई मदद करेगा। तो इस बात को भी काउंट काबूर अच्छे से जानता था कि फ्रांस कब हमारे साथ लड़ेगा और ऑस्ट्रिया को हराएगा। इसके लिए उसने क्या किया, काउंट काबूर ने, कि फ्रांस में 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। अब काउंट काबूर ने बिना फ्रांस के आग्रह की, बिना बुलाए ही इटली की जो सार्डिनिया और पिडमोंट की जो सेनाएं थी इस युद्ध में फ्रांस के तरफ से भेज दी। और इस कदम से फ्रांस बहुत खुश हुआ, और इसके साथ साथ नीस और सेवाय, जो कि इटली का यहाँ का जो हिस्सा है वो था, नीस और सेवाय फ्रांस को देने के लिए राजी भी हो गया। और इसके बदले फ्रांस का जो नेपोलियन थर्ड था, लुई नेपोलियन, उसने इटली का जो सार्डिनिया पिडमोंट था उसके जो शासक थे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। और इसी के साथ साथ जो काउंट काबूर था उसने इस कूटनीति के वजह से इटली की जो समस्या थी, आप देखो इटली की जो समस्या थी वो अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने संधि के अकॉर्डिंग नीस और सेवाय को लिया और यह आश्वासन दिया कि जब भी लड़ाई होगा ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच तो हम उसमें अपना सेना भेजेंगे। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, ये सब कहानी हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। अंततः में जो काउंट काबूर था वो फ्रांस की मदद से और बाद में उसने क्या किया था कि ब्रिटेन से भी संधि कर रखा था, और इन दोनों के वजह से ऑस्ट्रिया आगे जाकर कुछ भी बोल नहीं पाया ऑस्ट्रिया। और अंततः 1862 ईस्वी तक काउंट काबूर ने दक्षिणी इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़ दिया जाए, यानी उत्तरी इटली, उत्तरी और मध्य इटली का भी कुछ भाग को इसने रियासत यानी रोम में मिला दिया। और इसका शासक, इकलौता शासक किसे बना दिया, विक्टर इमैनुअल को। यानी कहें कि 2/3 जो एकीकरण का काम था वह काउंट काबूर ने अपने बुद्धिमत्ता, अपने कूटनीतिक चाल और फ्रांस की मदद से कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एंट्री होती है किनकी, गैरीबाल्डी की। और एक बार और जान लेना कि काउंट काबूर को हम लोग ये जानते हैं, काउंट काबूर को इटली का वास्तुकार कहा जाता है, जबकि मेजनी को मसीहा कहा जाता है। अब आते हैं गैरीबाल्डी। आप यहाँ देख सकते हैं गैरीबाल्डी को, ये है गैरीबाल्डी यहाँ पर वीवीआई है। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, इनका मतलब जो ओरिजिनल व्यवसाय था वह क्या था। तो यह एक नाविक थे, नाव चलाते थे, मछुआरे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कर्मचारियों और स्वयं सेवक जो इनके साथ लोग काम कर रहे थे उन्हीं को लेकर एक सशस्त्र सेना बना दी। क्योंकि इनका मानना था कि अगर अभी जो भी दक्षिणी इटली है उसका अगर हमें एकीकरण करना है तो उसका एकमात्र का तरीका यही है कि सशस्त्र सेना से ही हम कर सकते हैं, यानी लड़ाई करके ही कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली। इसके बाद सिसिली, नेपल्स और बाद में रोम पर आक्रमण कर दिए। जहां सिसिली और नेपल्स के जो लोग थे यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था, पहले से बुर्बो वंश का शासन था,
जो कि एक निरंकुश शासन चलाते थे, इससे ऑलरेडी ये लोग उब चुके थे। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो जनता थी, वो ऑलरेडी यहाँ पर बुर्बोन से उब चुके थे। और जब गैरिबाल्डी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो आसानी से इन लोगों ने इसका साथ दिया और इसको आजाद करवा लिया। लेकिन जब रोम पर आक्रमण करने गए तो काउंट काबूर भी उस समय थे, उन्होंने इस पर इसका विरोध किया कि भाई आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और ये गैरिबाल्डी ने काउंट काबूर की बातों को माना और इसको रोक दिया, जिसे आगे चलकर विक्टर इमैनुअल ने रोम और वेनेशिया को एकीकृत कर दिया बाद में 1860-62 में। इसके बाद दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। देखो कि ये कितना निस्वार्थ भाव से काम किए थे। जितने भी क्षेत्र इन्होंने जीते थे गैरिबाल्डी ने, उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी संधि से विक्टर इमैनुअल, जो कि वहां पर पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक थे, उनको सौंप दिया कि भाई आप लो और इस पर शासन करो। लेकिन विक्टर इमैनुअल भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इसके इनाम के एवज में विक्टर इमैनुअल ने, यहां ध्यान से देखेंगे, विक्टर इमैनुअल ने भी इनको तोहफा देने का प्रयास किया। किस बात का तोहफा? तो वो इस बात का कि भाई दक्षिण जो इटली है, जो दक्षिण इटली है, इसका आप शासक बन जाओ। कौन बन जाओ? गैरिबाल्डी। लेकिन गैरिबाल्डी ने ये चीजें नहीं मानी, ये उसको लेना ही नहीं था असल में। आप यहाँ देख सकते हो कि दक्षिणी इटली के शासक बनने से उसने क्या कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और इसके बदले अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके एक साधारण किसान का जीवन चुन लिया। देखो कितनी बड़ी त्याग है। इतने बड़े क्षेत्र का राजा बनने का मौका मिला, इतने लोगों का, इतने रियासतों का उन्होंने एकीकरण करवाया, खुद राजा ने उनको ऑफर दिया, लेकिन फिर भी छोड़ दिए। और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिए और एक किसान की भांति जीवन जीने चले गए। यहाँ पे एक चीज आती है कि इसी त्याग और बलिदान की भावना के कारण हमारे जो भारत के, याद रखना, गरम दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी। और इस जीवनी की वजह से भारत में भी राष्ट्रवाद की जो लहर थी उसमें भी काम आया। अंततः 1871 में, आपको ये एग्जाम में याद रखना है कि एग्जाम में सवाल आता है कि 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया, याद है। इसके साथ इसमें मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण ही यह पूर्ण हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इटली के एकीकरण और उसके कारणों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है, आप यहाँ देख सकते हैं, जब इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ तो अब इटली कुछ इस तरीके से दिखने लगी, पूरा एकीकृत हो चुका था। यहाँ आप देख सकते हैं इटली पूरी तरीके से एकीकृत थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इटली यहाँ पर, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक देश के रूप में यह बन चुका है। और इसमें कब हुआ था? 1871 में। ये डेट आपको याद रखना है कि इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1871 में। जब हम लोग इस चैप्टर के बाद जितने भी प्रश्न इसके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सभी को देखेंगे। इसके लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़े। इसके आगे का जो टॉपिक है वह है जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। दो एकीकरण पढ़ना है मुख्य रूप से, सवाल इसमें आता है। अब सवाल हम लोग जर्मनी की तरफ पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ है जर्मनी, ये पूरा जर्मनी है, आप देख सकते हैं ये जर्मनी है। और ये भी पूरी तरीके से इटली के जैसे ही बिखरा हुआ है, और इटली से ज्यादा ही ये लगभग 300 टुकड़ों में, छोटे बड़े टुकड़ों में बटा था। 300, आप सोच सकते हो 300 जहां टुकड़े हो, वहां का शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी।
यहाँ देखेंगे तो जर्मनी मध्यकाल मतलब 800 ईस्वी के इर्द गिर्द, 800 ईस्वी के इर्द गिर्द, जो उस समय सारलामा एक व्यक्ति थे, एक शासक थे, उनके नेतृत्व में बहुत ही संगठित था। यहाँ पर ओवरलैप हो गया है, संगठित था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इटली जर्मनी आधुनिक युग की तरफ बढ़ा तो इसके लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त हो गया। अब याद रखना, हर बार क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण की बाधाओं को लिखें, कि बाधाओं को लिखें। याद रहे ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप इन सभी को लिखेंगे, हम लोग इसको क्वेश्चन के रूप में देखेंगे भी। तो इटली लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थी। यहाँ की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो चीजें थी, इसमें बहुत ही ज्यादा गहरी विषमताएं थी, हर तरह से विषमताएं थी। इसके अलावा राष्ट्रवाद की घोर कमी थी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अभाव था। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिनिधि सभा भी थी, डायट, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा क्या था, राष्ट्रवाद का अभाव था। बस ये नाम मात्र के लोग आते थे प्रतिनिधि के रूप में, नाम मात्र के बातें करते थे, उसके बाद ये चले जाते थे। इनके कोई ये नहीं था कि भाई हाँ जर्मनी को एकीकृत किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बदले और ये था कि उत्तरी जर्मनी, लगभग उत्तरी जर्मनी में कौन थे? प्रोटेस्टेंट, ठीक है। यहाँ जो थे ईसाई धर्म जो होता है वह मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा होता है कैथोलिक। तो इस रूप में भी, धर्म के रूप में भी जर्मनी एक तरफ प्रोटेस्टेंट और एक तरफ से कैथोलिक में बटा हुआ था, और कैथोलिक में बटा हुआ था। और इसका आप देख सकते हो पर्सा, जर्मनी का जो ये रियासतें थी, इसमें सबसे जो शक्तिशाली जो रियासत थी वह था प्रसा। और अंततः जर्मनी का जो एकीकरण होगा इसी के सहयोग से होगा, इसी के अंडर में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि थी जर्मनी के एकीकरण की, उसको देखिए। हम लोग ने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, नेपोलियन बोनापार्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि भी नेपोलियन बोनापार्ट ने ही तैयार की थी। रीजन ये था कि 1806 ईस्वी में ही जर्मन प्रदेशों को जीतकर इसने एक राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था राइन राज्य, और संघ बना दिया। और कितने उसमें राज्य बनाए गए थे? 39। अब सोच के देखिए, आधा क्या, बहुत ही ज्यादा, लगभग 90% तो काम इसी ने कर दिया। जहां 300 टुकड़े थे उसको नेपोलियन ने 39 बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि जैसे ही उसकी हार हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही हार गया, ये जो व्यवस्थाएं केवल ये तो रहेगा ही कि 39 रहेगी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो फिर से वही पुरातन व्यवस्थाओं में बदल गया। तो एक तरफ भौगोलिक रूप से तो इसने एकीकृत कर दिया, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, लेकिन जो राजनीतिक और जो आर्थिक, जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो चीजें नहीं बदली। इसमें अब आते हैं, देखा कि भाई अब नहीं हो पाएगा ऐसे, यहाँ भी आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिजीवी का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग। और हम लोग ने हर एक क्रांति में ये देखा है कि कहीं ना कहीं क्रांति जो हुआ है वो मध्यम वर्ग के लोगों के वजह से ही हुआ है, मध्यम वर्ग के लोगों के, वही जो बुद्धिजीवी होते हैं। इसके साथ साथ किसान, कलाकारों, शिक्षकों और यहाँ तक कि विद्यार्थियों ने भी जर्मन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। क्या क्या कौन किया आप यहाँ देख सकते हैं। हेगेल नामक जो एक कवि थे, इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सूत्र को दिया और इससे जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास किया। और अंडर्ट ने क्या किया कि कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत कर दी, कि देखो कैसे हमारा जो अतीत था वो देखो। कविताएं इतने लिख दी कि उससे लोगों के मन में देशभक्ति जागृत हो गई। हंडेनबर्ग और नोवोलिस ने जर्मन के गौरवमय इतिहास को लोगों के सामने रखा, कि देखो
एक समय मध्यकाल जब था तो हमारी जो जर्मनी थी और वहाँ के जो लोग थे वो कितने संपन्न थे, कितने खुश थे। और आज देखो क्या हाल हो गई। आधुनिक युग में आने के बाद भी सामंती व्यवस्थाएं, हम अपने राजनीति में खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम अपने मनपसंद धर्म को नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसका क्या लाभ। तो लोगों के मन में ये सब चीजें सवाल करने लगी। इसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों ने क्या किया कि ब्रुसेन सॉफ्ट नामक एक सभा बनाया। इसका काम था शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जर्मन के में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करना। इसी के बाद वाइमर राज्य, यही वाइमर राज्य है जहां पर संविधान को अपनाया गया था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वाइमर राज्य का एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था येना विश्वविद्यालय। यही येना विश्वविद्यालय जर्मनी में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का क्या था, केंद्र बिंदु था। यहाँ ध्यान रखना है, क्या था, केंद्र बिंदु था। लेकिन मेटरनिख भी कहाँ पीछे रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। तो मेटरनिख ने, जो कि वहां का क्या था, चांसलर था, दमनकारी कानून कालस्वाद, यहाँ ध्यान रखें, कालस्वाद के आदेश, इस कानून में ऐसे ऐसे चीजें थी जिससे स्वतंत्रता समानता जैसे चीजों को छीना जाता है, प्रेस स्वतंत्रता इत्यादि पर प्रतिबंध लगा देता है, ऐसे चीजें यहाँ पर ला दिया। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक रूप से भी समानता लाने के लिए, आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन, यहाँ एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जालवेरिन नामक आर्थिक संघ को बनाया। क्वेश्चन क्या आता है कि जालवेरिन क्या है, जालवेरिन क्या है या है, ठीक है, क्या है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है वह, एक आर्थिक संघ है। क्या है, आर्थिक संघ है। जालवेरिन क्या है, आर्थिक संघ है। क्योंकि उस समय जो व्यापारी थे उनको एक तरीके से व्यापार करने नहीं दिया था। एक रियासत से दूसरे जगह गए तो अलग टैक्स, अलग मापतोल का इकाई, अलग पैमाना, इससे बहुत ही ज्यादा उनको कठिनाई होती थी, उनको लाभ कम मिल पाता था, बहुत ही प्रॉब्लम थी। इसके बाद उस समय जो प्रसा था वहां का शासक था फ्रेडरिक विलियम, प्रसा का शासक था, और जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लोगों ने 1848 में एक प्रतिनिधि सभा को बुलाई और उसमें यह तय किया कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि जर्मनी को एकीकृत कर देते हैं और उसका बागडोर दे देते हैं, किसको, फ्रेडरिक विलियम को, ठीक है। लेकिन यह एक निरंकुश शासक था, इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इस तरीके से चीजों को नहीं कर सकते हैं जहां पर राजतंत्र को छोड़कर गणतंत्र जैसी व्यवस्थाएं आप लागू कर रहे हो, यह मना कर दिया। लेकिन इसके जस्ट बाद इसी का भाई, कौन, फ्रेडरिक विलियम का भाई बना केवल विलियम, ओनली विलियम, नया शासक। कहाँ का, प्रसा का शासक बना, नया शासक बन गया, जो कि क्या था, राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। यहाँ जो विलियम है यह क्या था, राष्ट्रवादी विचारों का शासक था, पोषक था। विलियम ने एक महान कूटनीतिज्ञ, अब बहुत ही खतरनाक व्यक्ति का एंट्री होने जा रहा है, बिस्मार्क। ध्यान रखना, इस बिस्मार्क को अपना क्या बना दिया, चांसलर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उधर प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो यहाँ चांसलर। तो जर्मनी में जनरली क्या होते हैं, जर्मनी में चांसलर ही बनाए जाते हैं, ठीक है, जर्मनी में चांसलर बनाए जाते हैं, चांसलर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये बिस्मार्क जो कि बहुत ही खतरनाक, ये काउंट काबूर से भी एक कदम आगे था। कैसे आगे था इसको हम लोग समझेंगे। बिस्मार्क अकेले वैसा व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण को कर दिया, ठीक है, फ्रांस के नेतृत्व में। कैसे किया उस पर हम ध्यान देते हैं। जर्मन एकीकरण के लिए इसने कौन सी नीति को अपनाया, ध्यान देना, रक्त और लौह की नीति। क्योंकि इसका मानना था कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो पूरी तरीके से, कठोर तरीके से सैनिक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि सैनिक कार्रवाई, सेना के द्वारा जीता गया,
ठीक है, रक्त और लौह की नीति। इसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। वो ओवरलैपिंग हो गई है। अनिवार्य, ध्यान देना है, अनिवार्य अनिवार्य सैनिक सेवा। इसका अर्थ ये होता है कि अगर देश का कोई भी व्यक्ति हो जो एक एज को पार कर चुका है, वह जो देश है उसके उसके अंदर सेना का काम जरूर ही करेगा। तो आप इसी थॉट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का व्यक्ति था, किस तरीके के विचार का व्यक्ति था। इसके बाद देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ा सा कहानी समझते हैं। बिस्मार्क को ऐसा लगता था कि अगर हमें जर्मनी पर हम लोग चलते हैं पहले, यहाँ आइए। अगर हमें जर्मनी को जीतना है तो हमें ऑस्ट्रिया, किसको, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध करना ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि बिस्मार्क ये चाहता था कि मैं विलन नहीं बनूं। विलन बनने का मतलब दुनिया में मुझे ये नहीं कहे कि मैंने ही ऐसा उकसाने वाला काम किया था जिसके वजह से ये युद्ध हुआ। तो अब इसने कूटनीतिक, यहीं पर अपने कूटनीति का परिचय दिया। क्या किया कि ऑस्ट्रिया को लड़ने के लिए बाधित कर दिया। हम लोग थोड़ा सा मैप में चलेंगे, मैप से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, आप यहां देखिए, ये है जर्मनी, ये है जर्मनी और यहीं पर है प्रूसा, और यहां आप देखो डेनमार्क, ठीक है, और यहाँ ऑस्ट्रिया, और ये है फ्रांस। तो फ्रांस की कहानी हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हमें ये इसको पता था कि ऑस्ट्रिया से, क्योंकि ऑस्ट्रिया का बहुत ही जो हस्तक्षेप था वह जर्मनी के एकीकरण में था। जर्मनी के बहुत सारे राज्यों पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था और ये चाहता था कि भाई हम इसको हरा दें कैसे भी। लेकिन बिस्मार्क का ये मानना था कि अगर हम अपने तरीके से कुछ काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, तो दुनिया कहेगी कि इसी ने लड़ाई शुरू किया था। तो इससे चाल चला, क्या चाल चला, यहां आप देखोगे तो यहां पर दो राज्य थे। कौन कौन से दो राज्य, यहां आप समझिए। एक मिनट, यहां आप आइए। यहां नहीं है, एक मिनट, यहां आपको दिखा रहे हैं मैप में, ज्यादा समझ में आता है। हाँ देखिए, स्लेस्वीन और होल्स्टीन, ठीक है, सेल्सविंग और होल्स्टीन, ये देखो आप यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, जो कि डेनमार्क के हिस्से में उस समय था, डेनमार्क के हिस्से में था, और यह चाहता था कि ये जर्मनी में आ जाए। ये देखो, ये इन दोनों राज्यों को जीतने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का सहायता मांगा। अब देखो कितना खतरनाक ये चाल चलेगा, इस पर आप ध्यान से देखना। मैप में वापस हम लोग आते हैं। देखो यहां पर था सेल्सविन और हेल्स्टिंग, और यहां पर है यहाँ, एक मिनट, दूसरा मैप है ये, मैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेल्सविक और हेस्टिंग दो ऐसे गणराज्य थे, रियासतें थी, जिसको बोला कि भाई ऑस्ट्रिया आओ और हम दोनों मिलकर इसको जीतते हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, प्रूसा और ऑस्ट्रिया ने दोनों ने मिलकर इस दोनों राज्य को जीत लिया। तो जो सेल्सविक था उस पर प्रूसा का अधिकार रहा, और जो हेस्टिंग था वह था ऑस्ट्रिया के अंदर चला गया। लेकिन अब तो दोस्ती हो गई और दोस्ती चाहिए नहीं थी, तो इसने क्या किया कि जानता था कि दोनों जगहों पर जर्मन के लोग रहते हैं, जर्मनी के लोग रहते हैं, और उनका विचारधारा भी वैसा ही है। इसने अपने जनता से बोल के यहाँ पर क्या करवा दिया, गृह युद्ध करवा दिया, गृह युद्ध करवा दिया। और इस गृह युद्ध को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया को प्रूसा के रास्ते होकर जाना पड़ता था। अब जब ये ऑस्ट्रिया बोला कि हम गृह युद्ध को रोकना चाहते हैं, तब उसने बिस्मार्क ने कह दिया कि नहीं, आप प्रूसा से होकर नहीं जा सकते हैं। बस क्या था, इससे पहले के जो
दोस्ती थी वो तुरंत ही दुश्मनी में बदल गई, और यही बिस्मार्क चाहता था। और ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर एक गलती कर दी। वह क्या गलती कर दी कि ऑस्ट्रिया ने, आप यहाँ देखोगे, ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ, ये एग्जाम में जरूर आता है सवाल, ध्यान से, ऑस्ट्रिया ने प्रसा से वो जो मुद्दा अभी समझे थे उसके वजह से गुस्सा हो गया, और 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हो गया, शुरू कर दिया भाई, घोषित कर दिया। और बिस्मार्क यही चाहता था कि दुनिया ये न कहे कि मैंने युद्ध शुरू करवाया। अब चूंकि सामने से ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध की घोषणा की थी, तो बिस्मार्क यही तो चाहता था, और इसके लिए उसने फ्रांस से पहले से ही युद्ध करने के लिए संधि कर चुका था, फ्रांस से ऑलरेडी, कि भाई आप जब भी युद्ध होगा प्रसा और ऑस्ट्रिया में, तो आप तटस्थ रहोगे, अब शांत रहोगे, कुछ नहीं करोगे। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सेडोवा में युद्ध छेड़ दिया, प्रसा ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया, बुरी तरीके से, क्योंकि ये प्री प्लानिंग था, पहले से उसको जानकारी था कि ऐसा होगा और कैसे इसको हराना है। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की बुरी तरीके से हार हो गई, तो इसके एक दुश्मन तो खत्म हो गया, और दूसरा बच गया अब फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का भी कुछ हस्तक्षेप था जर्मनी के राज्यों पर। तो अब फ्रांस के बारे में भी इसने क्या दिमाग लगाना शुरू किया कि स्पेन एक देश है, स्पेन में वहां शासक बनने के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि वहां का जो राजकुमार था वह वाकई में गद्दी को प्राप्त करने के लिए रेडी था, हर तरह से सही भी था, लेकिन फ्रांस चाहता था कि ऐसा नहीं हो। फ्रांस वो राजकुमार को राजा बनने नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर से दुनिया को दिखाने के लिए फ्रांस ने कहा कि भाई बिस्मार्क से, यानी प्रसा से, कि आप एक काम करो, लिखित में दे दो मेरे फेवर में कि हाँ ये राजकुमार शासक बनने लायक नहीं है। लेकिन बिस्मार्क इस मौके को जाने नहीं दे सकता था। जैसे ही फ्रांस ने इसको बोला कि भाई लिखित दे दो, इसी बात को उसने तोड़ मरोड़ कर अपने जर्मन क्षेत्रों में प्रेस में रिलीज कर दिया, तोड़ मरोड़ कर। नहीं बोलते हैं कि दो गो में चार गो जोड़ देना। और जैसे ही इसको प्रेस रिलीज किया, जर्मनी में फ्रांस के खिलाफ पूरी तरीके से विद्रोह शुरू हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो भी बनना है राजकुमार बने, हम लोग इसके कोई फेवर में नहीं है। और इस बेइज्जती के वजह से फ्रांस ने भी क्या किया, वही गलती कर दी जो ऑस्ट्रिया ने की थी। इसने 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक कौन, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के खिलाफ सेडोन का युद्ध शुरू कर दिया। ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन सा, तो एक था 1866 में, ध्यान देना, कौन सा, सेडोवा। और ये जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, यह ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा क्या हो गया, 1870 में 19 जून को दूसरा युद्ध हुआ सेडोन। ये दोनों एग्जामिनेशन में सवाल आ चुके हैं। ये हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच में, प्रसा और फ्रांस के बीच में। और चूंकि यह भी प्री प्लानिंग था, फ्रांस को इसने पूरी तरीके से हरा दिया। अब जर्मनी पर किसी तरह का विदेशी हस्तक्षेप नहीं बचा, और जर्मनी पूरी तरीके से एकीकृत होने के लिए रेडी हो गया। अंततः 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि, वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था, तो ये याद रहे, फ्रैंकफर्ट की संधि में जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र बनाया गया, याद रहे एकदम। क्वेश्चन आएगा कि किस संधि के तहत, किस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो आप बोलोगे सर फ्रैंकफर्ट संधि के तहत यह कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण की चीजों को आप समझे होंगे।
और जो भी इसमें वीवीआई लगवाया गया है उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, दोबारा से रिवीजन कर लेना है, ताकि जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए तो आप उसको जवाब देने लायक रहे और उसको और अच्छे से पक्का कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठें तो आराम से आपका जो पेपर हो वह निकल जाए। इतना तो गारंटी है कि जो हम लोग पढ़ाई किए हैं इस 4 क्लासेस में, इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना ही नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और समय दे देते हैं तो ये इस चैप्टर को ही हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर फिर से छोड़ा जाएगा तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। आप लोग को मैं बोला था कि टाइमलाइन को बनाने के लिए आप लोग इस पर काम कर रहे हैं या नहीं? चले, ठीक है, इसी क्लास में हम लोग चैप्टर को ही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि अंत ही होने वाला है। आखिरी टॉपिक ये समझिए, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स है बहुत ही इजी हैं। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यहाँ उदय यहाँ आ गया है, आप यहाँ लिखेंगे उदय। यूनान का जो ये यूनान बहुत ही प्राचीन नाम है, इसका अभी का नाम है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस। अब ये जो राष्ट्रीयता यहाँ पे है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों पूरी दुनिया के देश चाहते थे कि भाई कुछ नहीं कुछ हो तो यूनान जरूर स्वतंत्र हो जाए? क्या है इसके बारे में? ग्रीस, जिसको हम लोग पहले जमाने में यूनान कहते थे, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, याद रहे, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोप में जो चीजें आज हम देखते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो, कला हो, लोकतंत्र हो या विज्ञान हो, हर चीज हो, वह किसकी देन है? यूनान की देन है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि दुनिया के लगभग देश, यूरोप के लगभग देश चाहते थे कि भाई यूनान आजाद हो जाए, इसमें राष्ट्रीयता की भावना आ जाए। प्राचीन ग्रीस को पश्चिमी संस्कृति, लोकतंत्र, दर्शन, कला और विज्ञान का उद्गम स्थल माना जाता है, जिसे यूरोपीय समाज और संस्कृति की नींव रखी गई है। अगर ये यूनान नहीं होता तो यूरोपीय सभ्यता जो आज दिखती है, जिस पर लोग गर्व करते हैं, वो चीजें स्टार्ट ही नहीं हो पाती अगर यूनान नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से इसी यूनान पर तुर्की का शासन था, और उसमें उस समय ऑटोमन साम्राज्य शासन कर रहा था तुर्की में, उसी के अधीन था। इसमें तुर्की के शासन को हटाने के लिए यहाँ भी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्थान था, जिसको ओडेसा शहर में स्थापित किया गया था, वो यूनान में राष्ट्रीयता के उदय करने के लिए ही, यूनान को आजाद करने के लिए ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ना भी नहीं इसमें। इसके बाद है कि इंग्लैंड, अब देखो इंग्लैंड, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। अब देखो यूनान के राष्ट्रीयता के लिए इसने, जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने यूनान में अपने आप को शहीद कर दिया। ये सहानुभूति और भी दुनिया को मिली, खास करके इंग्लैंड का, कि भाई एक इंग्लैंड का ही व्यक्ति यूनान के लिए मर जाता है। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीनों ने मिलकर यूनान के समर्थन में तुर्की के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कि भाई आप इसको आजाद करो, किसी भी हाल में करो आजाद। और इसके बाद 1829 में तुर्की के साथ एक, यहाँ वीवीआई है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, एड्रियानोपल की संधि हुई। अब इसमें थोड़ा सा और समझेंगे कि यूनान के साथ तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस और बहुत बाकी छोटे छोटे देश थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई तुर्की के साथ कौन था? तो तुर्की का एकमात्र मित्र कौन था? मिस्र। कौन था? मित्र जो था, मिस्र था, मिस्र था। ठीक है, यूनान का मित्र इतने सारे, तुर्की के मित्र कितने हैं? मात्र मिस्र। और 1829 में इसको वीवीआई कर दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि एड्रियानोपल की संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो उसका आंसर क्या होगा? तुर्की होगा। और तुर्की को आप याद रखना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहता है जी?
यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखना। और उसी के उलट में क्या है, यूनान को यूरोप का पलना कहा जाता है। अंततः 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और इसके जगह पर बवेरिया के शासक आटो को राजा घोषित कर दिया गया और यूनान में भी क्या होगी, यूनान में भी गणतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई। इसके बाद है हंगरी के बारे में। हंगरी के बारे में आप देख सकते हैं, हंगरी पर भी ऑस्ट्रिया का ही प्रभुत्व था। ठीक है, इस सबसे एग्जामिनेशन में सवाल कम आते हैं, जो आते हैं उसको हम बता दिए हैं। इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो कर रहे थे कोसूथ और फ्रांसिस डिक। ये जो दो लोग थे उन्होंने इस राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि हंगरी में चल रहे थे उसका नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोसूथ ने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम रखा वर्गहीन समाज। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई देश है जैसे हंगरी, इसमें किसी विशेष वर्ग का शासन नहीं होगा। यानी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि अभिजात वर्ग का था, अमीर लोग थे, कुलीन लोग थे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होगा। यहाँ पर सभी लोग एक समान होंगे, इसका यही अर्थ होता है। तो क्वेश्चन है कि वर्गहीन समाज की स्थापना या विचार की स्थापना किसने की थी, तो कोसूथ ने की थी। और अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान कर देता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं पोलैंड के बारे में और बुल्गारिया के बारे में। तो पोलैंड पर रूस का आधिपत्य था, लेकिन पोलैंड के जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसको रूस ने पूरी तरीके से कुचल दिया। और बुल्गारिया का भी वही हाल था, ऑस्ट्रिया के अंदर में था, उसको भी आजाद होने नहीं दिया, वो बाद में हो जाएंगे। ये हमारा मोटा मोटी चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि जो वीवीआई चीजें हैं उसको आप याद करोगे। अब इसमें एक जो किताब में दिया हुआ था आपके कि जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लीजिए। इससे परिणाम क्या हुआ, जो इतनी राष्ट्रवादी जो चीजें हुई, राष्ट्रवाद का फैला हुआ, अंततः क्या हुआ इसका परिणाम। तो इसका परिणाम एक और भयानक चीज लेकर सामने आया, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। परिणाम के बारे में, राष्ट्रवाद के परिणाम क्या हुए, तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ। और इसमें बहुत बड़ा यह भी क्या था, औद्योगिक क्रांति। ध्यान देना, औद्योगिक क्रांति, इसका भी बहुत बड़ा हाथ था ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ाने में। और बाकी राष्ट्रवाद तो खैर था ही। इसके एवज में क्या हुआ कि जो भी देश के, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ये ऐसे जो देश थे, इसको अफ्रीका, इन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया ताकि औद्योगिक क्रांति में बने कारखाने वगैरह के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके, रिसोर्सेज प्राप्त की जा सके। तो राष्ट्रवाद में उन लोगों का तो भाई उद्धार हुआ, लेकिन जो देश इसके अंडर में गुलाम बन गए उनके लिए मुसीबत आ गई, जैसे भारत। तो ये चीजें थी। लेकिन इसके साथ साथ ही मैसूर का शासक आप जानते हैं, पढ़ाई किए होंगे, 7th क्लास में है, टीपू सुल्तान, नाम सुने होंगे टीपू सुल्तान। इसने स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था और इसी प्रभाव से उसने जैकोबिन क्लब, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जैकोबिन क्लब का एकमात्र भारतीय शासक कौन था, तो याद रहे वो कौन था, टीपू सुल्तान। क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य भी बना। ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए आ सकता है। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम, ये श्रीरंगपट्टनम उसके राज्य की राजधानी हुआ करती थी, मैसूर की राजधानी थी, वहां पर स्वतंत्रता का प्रतीक का जो एक वृक्ष था उसको भी लगवाया था। तो ये किताब में दिया हुआ है, इसको आपको भी याद कर लेना है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसमें अब आपको करना क्या है, मेरे MCQ क्वेश्चन कराने के पहले आप ये करना कि जो भी मैंने वीवीआई चीजें इसमें लिखवाई हैं, जो मैंने वीवीआई की हैं,
उसको आप अलग से याद करो या अलग से आप एक नोट्स बनाओ। केवल वीवीआई को बना सकते हो जो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य करके कर लेंगे, जिसके सहारे जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, करीब करीब 60 से 70 हो सकता है, 50 मान के चलो, 50 प्लस मान के चलो, ठीक है, इतना हो सकता है। तो जब आप वीवीआई क्वेश्चंस को आप देखे रहिएगा तो इन क्वेश्चंस को करने में मजा भी आएगा और ये सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे तो अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर एक भूगोल का शुरू हो जाएगा, भूगोल शुरू हो जाएगा, ठीक है, संसाधन शुरू होगा। तो इसके लिए भी हम लोग 5-10 मिनट का एक ओरिएंटेड क्लास लाएंगे और उसी में हम लोग क्लास भी शुरू कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे, एमसीक्यू में आप जुड़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।